નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયમાં સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર તો આપણે જોતા હોઈએ છીએ, એવી જ રીતના અલગ અલગ હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર પણ ચેનલ પર ઘણા બધા મુકાતા હોય છે। તો હિન્દી વિષયની અંદર ઉપર ચેનલમાં પ્લેલિસ્ટમાં જશો તો સ્ટાન્ડર્ડ 9થનું હિન્દીનું પ્લેલિસ્ટ નીચે તમને જોવા મળશે, જેમની અંદર હિન્દીના દરેક પાઠ અને કાવ્યને લગતા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર સાથે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર નાના પ્રશ્નો છે, જેમાં વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નો પણ આવી જાય છે। તો એવા અલગ અલગ વિડીયોઝ તમે ન જોઈ લે તો એ પણ તમે પ્લેલિસ્ટમાં જોઈ શકશો। સાથે બીજા વિષયના લગતા પણ પ્લેલિસ્ટો ત્યાં તમને જોવા મળશે 9મા ધોરણના, તો એ પણ તમે જોજો, બરાબર। સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને અલગ અલગ વિડીયોઝ દ્વારા તમને માહિતી નોટિફિકેશન દ્વારા સૌપ્રથમ મળી જશે। 15મા પાઠ છે દાજીવ, જે ગદ્ય છે એમનો પ્રકાર, જેમના લેખક છે શેખર જોશી। એમનો જન્મ ઈસવીસન 1932માં થયેલો। તો આ પાઠને લગતા જે કંઈ હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર છે એની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ, જેથી વિડીયો અંત સુધી જજો। દરેક પ્રશ્ન જવાબના બરાબર પરીક્ષામાં પણ ઘણા બધા પૂછાઈ શકે એવા છે। અલગ અલગ આવા વિડીયોઝ દ્વારા તમારું જ્ઞાન પણ વધતું રહેશે, સાથે તમને માહિતી પણ મળતી રહેશે। તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો આ જરૂરથી શેર કરજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મૂકાય છે એની નોટિફિકેશન દ્વારા એમને જાણ થતી રહી, બરાબર। અને એને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું કહેજો, જેથી કરીને આ હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર છે એમાં અલગ અલગ જે માહિતી છે એ મળતી રહેશે। આમાં જોઈએ વિભાગ પહેલો છે ગદ્યલક્ષી પ્રશ્નોત્તર હેતુલક્ષીમાં। તો ગદ્યલક્ષી એટલે કે પાઠને લગતા જે કંઈ નાના પ્રશ્નો જવાબ હોય છે એ જોશું, અને પછી व्याकरणलक्षी प्रश्नोत्तर છે એ પણ જોશું। જોતા जाए प्रश्न जवाब। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाला है, मदन का गांव खाली जगह के पहाड़ी क्षेत्र में था। तो मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। दूसरा है, मदन खाली जगह बताने में संकोच कर रहा था। तो मदन गांव का नाम बताने में संकोच कर रहा था। तीसरा है, हेमंत जगदीश बाबू का खाली जगह था। तो हेमंत जगदीश बाबू का सहपाठी था। चौथा है, अपनत्व की पतली डोर खाली जगह की तेज धार के आगे टिक न सकी। तो अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे टिक न सकी। पांचवा है, अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को खाली जगह कहते हैं। तो माँ को ईजा कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित विधान सही है या गलत ये बताना है। पहला वाला है, कैफे में बॉय का काम करने वाला लड़का का नाम वदन था। तो ये बात गलत है, वदन नहीं मदन था। दूसरा है, मदन जगदीश बाबू को ईजा कहकर बुलाता था। तो यह बात भी गलत है, जगदीश बाबू को ईजा कहकर नहीं बुलाता था वो। तीसरा है, हेमंत जगदीश बाबू का रिश्तेदार था। यह बात भी गलत है, वो उसके गांव के बाजू के गांव का था। चौथा है, जगदीश बाबू के उच्च वर्गीय संस्कार जाग उठे। यह बात भी गलत है। पांचवा है, लेखक पहाड़ी लड़के से प्रभावित हुए। ये बात सही है। छठा है, लड़के को ऐसा लगा उसे अपना बड़ा भाई मिल गया। तो ये वाक्य भी विधान भी सही है। सातवां है, जगदीश बाबू के गुस्से के कारण मदन के दिल को चोट पहुंची। तो ये बाबत भी सही है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। जिसमें पहला वाला है, दाजीव शब्द सुनते ही कौन क्रोधित हो उठा। तो उसका उत्तर है, जगदीश बाबू क्रोधित हो उठे थे। दूसरा है, मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। तो मदन को जगदीश बाबू के रूप में दाजीव की छाया निकट जान पड़ी। तीसरा है, जगदीश बाबू कैसे संस्कारों के व्यक्ति थे। तो जगदीश बाबू मध्यम वर्गीय संस्कारों के व्यक्ति थे। चौथा है, पहाड़ी लड़का कैफे में क्या काम करता था। तो पहाड़ी लड़का कैफे में बॉय का काम करता था। पांचवा है, किसके कारण जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। तो मदन के कारण जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया था। उसके बाद प्रश्न चौथा आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जिसमें पहला और दूसरा स्वाध्याय का है। जहाँ पे स्टार वाला प्रश्न आता है तो सभी प्रश्न जो स्टार वाले हैं वो सभी स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर हो गए, ठीक है। पहला वाला है, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था। उसमें उत्तर आएगा अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र। तो आंसर में डी ऑप्शन आएगा। दूसरा प्रश्न है, दाजीव कहानी के अंत में
नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो मदन ने अपना नाम बॉय बताया। तो आंसर में सी ऑप्शन आएगा। तीसरा है अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं? तो माँ को ईजा कहते हैं। तो आंसर में डी ऑप्शन आएगा। चौथा है हेमंत जगदीश बाबू का कौन था? हेमंत जगदीश बाबू का सहपाठी था। तो आंसर में सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद पांचवा है कैफे का सारा मीनू किस में समाहित था? तो उसमें उत्तर आएगा लड़के के मौन में समाहित था। आंसर में बी ऑप्शन आएगा। छठा है मदन को किसका भेद मालूम हो गया? उसमें उत्तर आएगा पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया था। आंसर में डी ऑप्शन आएगा। सातवां है मदन क्या बताने में संकोच कर रहा था? तो उसमें उत्तर आएगा गांव का नाम। आंसर में बी ऑप्शन आएगा। आठवां है जगदीश बाबू की आंखें किस पर झुकी रह गई? तो जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर झुकी रह गई थी। तो आंसर में डी ऑप्शन आएगा। नौवां है अपनत्व की पतली डोर खाली जगह की तेज धार के आगे टिक न सकी। तो आंसर में आएगा अहम की तेज धार के आगे। आंसर में सी ऑप्शन आएगा। 10वां है दाजी शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के खाली जगह तो मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे थे। तो आंसर में बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद 11वां है मदन की आंखों के सामने क्या? तो विगत स्मृतियाँ घूमने लगी थी। तो आंसर में सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद विभाग दूसरा आता है व्याकरण लक्षी प्रश्नोत्तर। तो यह व्याकरण लक्षी प्रश्नोत्तर भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखेगा जरूर। देखते हैं। प्रश्न पहला है निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सभी के पर्यायवाची शब्द कैसे आते हैं वो देखते जाते हैं। अनुमान का होगा अंदाज, निर्जन का सुनसान, जनरव का कोलाहल, विरक्ति का उदासीनता, हिम का बर्फ, रिक्तता का खालीपन, शिथिलता का आलस्य, अहम का अहंकार, वेदना का पीड़ा। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो सभी के विरोधी शब्द कैसे आएंगे वो हम देखते हैं। थोड़ा का होगा बहुत, चंचल का स्थिर, सामने का पीछे, अपना का पराया, दूर का निकट, स्मृति का विस्मृति। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो सभी की भाववाचक संज्ञा कैसे आती है वो हम देखते जाते हैं। पहला है उसके चेहरे से एकाकीपन की शाई दूर हो गई। तो एकाकीपन है वो भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है मदन और जगदीश बाबू के बीच की जो अजनबीपन की खाई दूर हो गई। तो अजनबीपन और खाई है वो भाववाचक संज्ञा है। तीसरा है आया दाजियू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से वह दोहराता। तो आतुरता और लगन है वो भाववाचक संज्ञा है। चौथा है जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। तो क्रोध है वो भाववाचक संज्ञा है। पांचवा है अचानक उसकी भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। तो बचपन है वो भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहला वाला है अधजले सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए उसने प्रवेश किया। तो इसमें अधजले, एक और लंबा ये तीनों विशेषण है। दूसरा है मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। तो बड़ी और विचित्र ये दोनों विशेषण है। तीसरा है मदन एक पहाड़ी बालक था जो होटल में काम करता था। तो एक और पहाड़ी ये दोनों विशेषण है। चौथा है शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। तो निराली है वो विशेषण है। प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला वाला है किसी का साथ न होना मतलब निसंग। दूसरा है बिना किसी प्रयास के मतलब अनायास। तीसरा वाला है लोगों के आने जाने की ध्वनि उसको कहते हैं जनरव। चौथा है जहाँ कोई न हो ऐसा स्थान उसे कहते हैं निर्जन। उसके बाद छठा प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाला है अजनबीपन की खाई दूर होना मतलब अच्छी तरह परिचय होना। उसका वाक्य है 2-4 मुलाकातों में हमारी अजनबीपन की खाई दूर हो गई। दूसरा है
अपनेपन के रंग में रंगना मतलब बहुत घनिष्ठता हो जाना। उसका वाक्य लिख सकते हैं, बुआ जी ने बहुत जल्दी हमें अपनेपन के रंग में रंग लिया। तीसरा वाला है मुंह तमतमाना मतलब क्रोध से चेहरा लाल हो जाना। उसका वाक्य लिख सकते हैं, अपना अपमान होते देखकर ठाकुर का मुंह तमतमा उठा। चौथा प्रश्न है ज्वालामुखी सा फटना मतलब अत्यंत क्रोध में बोलना। उसका वाक्य है, देर से घर आने पर माँ का क्रोधपूर्ण चेहरा देखकर लगा जैसे वे ज्वालामुखी सा फटने लगेगी। उसके बाद प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित शब्द के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो सभी के उपसर्ग कैसे आते हैं वो हम देखते जाते हैं। अपरिचित का होगा अ प्लस परिचित, प्रतिक्रिया का होगा प्रति प्लस क्रिया, प्रभाव का होगा प्र प्लस भाव, संबोधित का होगा सम प्लस बोधित, सुवच का होगा सु प्लस अच, विरक्ति का होगा वी प्लस रक्ति, स्वभाव का होगा स्व प्लस भाव, निर्जन का होगा निज प्लस धन, अनुभूति का होगा अनु प्लस भूति, प्रतिष्ठा का होगा प्रति प्लस था, विदेश का होगा वी प्लस देश, सहपाठी का होगा स प्लस पाठी, अभिमान का होगा अभि प्लस मान, विस्मृति का होगा वी प्लस स्मृति, निसंग का होगा निस प्लस संग, अनायास का होगा अन प्लस आयास, प्रत्यायन का होगा प्रति प्लस आयन, प्रतीक्षा का होगा प्रति प्लस इच्छा। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित शब्द के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो सभी के प्रत्यय देखते हैं कैसे आते हैं। अपनत्व का होगा अपना प्लस त्व, अकेलापन का होगा अकेला प्लस पन, प्रभावित का होगा प्रभाव प्लस इत, संबोधित का होगा संबोधन प्लस इत, अजीबपन का होगा अजीब प्लस पन, क्रोधित का होगा क्रोध प्लस इत, शिथिल का होगा शिथिल प्लस ता, कोलाहल पूर्ण का होगा कोलाहल प्लस पूर्ण, विरक्ति का होगा विरक्त प्लस ई, खालीपन का होगा खाली प्लस पन, रिक्तता का होगा रिक्त प्लस ता, स्वाभाविक का होगा स्वभाव प्लस इक, अहंकार का होगा अहम प्लस कार, ज्वालामुखी का होगा ज्वालामुख प्लस ई, सुनापन का होगा सुना प्लस पन, अनुभूति का होगा अनुभूत प्लस ई, संबंधी का होगा संबंध प्लस ई, लेखक का होगा लेख प्लस क, राखदानी का होगा राख प्लस दानी, असरकारक का होगा असर प्लस कारक। तो विद्यार्थी मित्रों आ था अलग अलग आ पाठ ने लगता हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर, जेमां पाठना नाना प्रश्न तो है ज, साथे साथे व्याकरणलक्षी प्रश्न तो पण आपणे जोया छे। तो विडियो गम्यो हो तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो ने शेर करजो। आवा प्रश्न जवाब है आवनारा परीक्षानी अंदर पण पूछाई शके छे। बराबर, अलग अलग विडियोज द्वारा तमने माहिती मळती रहे एवा घणा बधा विडियोज आपणे चेनल पर मूकता रहीए छीए। बराबर, हजी पण मूकता रहीशुं एवा प्रयत्न पण चालू ज छे। बराबर, जेटला विडियोज द्वारा तमने वधारेमां वधारे माहिती मळे एवा आपणे प्रयत्न करीए। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीशुं, त्यां सुधी न जोयेला विडियोज उपर तमे जोई शकशो चेनलना विडियो सेक्शनमां अने प्लेलिस्टमां जशो त्यां स्टान्डर्ड 9th हिंदीनुं प्लेलिस्ट नीचे जोवा मळशे, ए तमे जोई लेजो। बराबर, साथे नवा नवा विडियोज चेनल पर जेटला मुकाय छे ए तमारा धोरण प्रमाणेना दरेक विडियो जोता रहेजो, ज्ञानमां વધારો करता रहेजो અને માહિતી મેળવતા રહેજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।